everyone, I am प्रिंसी तिवारी, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको व्याकरण में पढ़ाने जा रही हूँ भाषा, लिपि और व्याकरण। हमारे मन में तरह तरह के विचार जन्म लेते हैं। इन विचारों को कभी हम संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं या फिर कभी हम बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि सड़कों पर भी तरह तरह के साइन बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, संकेत लगे होते हैं। जैसे भागते हुए बच्चे के संकेत वाले बोर्ड को देखकर हम समझ जाते हैं कि आगे कोई विद्यालय है। पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाजें कर अपनी खुशी को और दुख को व्यक्त करते हैं तथा वे अन्य संकेत भी देते हैं। रोटी का एक टुकड़ा मिलते ही कौआ, देखा होगा, कौआ काव काव करता है और थोड़ी ही देर में, पल भर में ही क्या, बहुत सारे कौवे उसके पास आ जाते हैं। अलग अलग भाव अभिव्यक्त करने के लिए वे अलग अलग ध्वनियां निकालते हैं। दरवाजे पर होती ठक ठक से हम समझ जाते हैं कि कोई बाहर आया हुआ है। इसी प्रकार जैसे ही स्कूल में बेल बजती है तो हम इतने खुश हो जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि अब छुट्टी होने वाली है। ये सब ध्वनियां क्या कहलाती हैं? संकेत हैं। लेकिन हम जो मनुष्य हैं वह अपने विचार केवल संकेतों के द्वारा ही अभिव्यक्त नहीं करता, वह कभी कभार ही इन संकेतों का सहारा लेता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ बोलकर या लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है। हर व्यक्ति संकेतों का माध्यम कभी कभी ही लेता है, ज्यादातर वह या तो लिखकर बताएगा या बोलकर बताएगा। इस प्रकार विचार पहुंचाने का जो माध्यम है वह भाषा कहलाती है, ठीक है। अतः जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं वह भाषा है। भाषा जो है विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। विचारों का आदान प्रदान हर समाज के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम बातें नहीं करेंगे, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो हम समाज के प्राणी नहीं कहलाएंगे, हम एक पशु कहलाएंगे। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, परंतु संकेत भाषा का एक अंग अवश्य है। भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। भाषा ही वह सशक्त माध्यम है जो एक पीढ़ी से अर्जित ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। भाषा का रूप समय के साथ बदलता जाता है। भाषा अत्यंत संवेदनशील होती है। एक भाषा दूसरी भाषा से सदा प्रभावित होती है तथा यह प्रभाव भाषा की उन्नति व समृद्धि में सहायक सिद्ध होता है। आपको पता है विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, जर्मन, रूसी, चीनी, फ्रेंच आदि। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब वह कौन कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, बंगला, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, मराठी, कन्नड़ इत्यादि। अब भाषा के दो रूप होते हैं, ठीक है। भाषा की अभिव्यक्ति के होते हैं दो रूप। अभी हमने पढ़ा कौन कौन से दो होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। अब मौखिक जो मुख के द्वारा बोलकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, ठीक है। मौखिक का अर्थ ही होता है मुख से कहा गया। कुछ लोग इसे कथित भाषा भी कहते हैं। कथित का शाब्दिक अर्थ होता है कहा गया। जैसे आमने सामने होने पर या टेलीफोन आदि पर जब हम भाषा के इस रूप का प्रयोग करते हैं, आजकल बातचीत या भाषण आदि को रिकॉर्ड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी के पास अच्छे मोबाइल हैं, रिकॉर्डर होता है जिसमें। परंतु मौखिक भाषा को भाषा का स्थायी रूप स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्थायी रूप मौखिक भाषा को स्वीकार नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट है लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा कौन सी है? जब मुख से बोलकर प्रकट करते हैं अपने विचारों को। और लिखित भाषा कौन सी है? जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है। यह ऐसी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा को जब हम हाथ से या टंकण मशीन से या कंप्यूटर से या छपाई के द्वारा लिखते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है।
अभी मैंने एक शब्द बोला, टंकण मशीन। शायद ही बहुत कम लोगों को इसका मतलब पता है। टंकण मशीन होता है टाइपराइटर। याद रखिए, प्रत्येक भाषा का जो लिखित रूप होता है वह उसे स्थायित्व प्रदान करता है। हम दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार लिखकर पहुंचा सकते हैं। सरकारी कामकाज या ब्यौरा लिखित रूप में ही संचित किया जाता है। आप कभी भी कोई भी जगह पे जाएंगे सरकारी दफ्तर पे, तो वहां पे लिखित ही मान्य होता है। लिखित चिट्ठी जो होती है, लिखित पत्र होता है, वह मान्य होता है। ऑनलाइन मैसेजेस सेवा मान्य नहीं होती है। किसी भी विचार या ज्ञान की भावी पीढ़ी, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन होता है लिखित भाषा। ठीक है। भाषा का लिखित रूप यदि विकसित नहीं होता है तो जो मानव सभ्यता है उसका विकास असंभव होता है। लिखित भाषा ने ही मानव को पूर्व अर्जित ज्ञान से परिचित कराया, जो भविष्य की उन्नति और विकास का आधार बना। अब इसके बाद है लिपि। भाषा का लिखित रूप लिपि के ही कारण संभव है। तो लिपि का अर्थ क्या होता है? लिखने का ढंग, लिखने का तरीका। हर भाषा में अलग अलग ध्वनि संकेत होते हैं। हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। तो हिंदी में लिखने के लिए क्या होता है? वर्ण। ठीक है। हर वर्ण को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। वर्ण सबको पता है। विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह हैं वह कहलाते हैं लिपि। वर्ण क ख ग घ ये सब क्या है? वर्ण होते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत किस में लिखी जाती है? देवनागरी। उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में, अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में। अधिकतर लिपियां जो होती हैं वह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। ठीक है। और परंतु जो उर्दू भाषा है फारसी लिपि में लिखी जाती है और यह जो होती है दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। सभी लिपियां बाएं से दाएं, परंतु जो उर्दू है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि हिंदी का जन्म जो है संस्कृत से हुआ है, परंतु वर्तमान हिंदी की एक अलग परंपरा तथा इतिहास है। वैसे तो भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं आर्य तथा द्रविड़ परिवार की हैं। इन सभी भाषाओं का संबंध संस्कृत से है। पाली प्राकृत का संस्कृत में जन्म हुआ तथा अपभ्रंश का पाली प्राकृत से। ठीक है। उड़िया, बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी तथा खड़ी बोली अपभ्रंश से निकली है। वर्तमान समय में प्रयुक्त हिंदी 19वीं शताब्दी की खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है। 10वीं शताब्दी में इसका प्राचीन रूप मिलता है। फिर 13वीं और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इसका उपयोग किया था। समय के साथ साथ इसका रूप बदल गया और 20वीं शताब्दी में मुद्रण कला आने, शिक्षा प्रसार होने तथा साहित्य रचना के कारण हिंदी भाषा जन जन की भाषा बन गई। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान की अनुच्छेद संख्या 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया गया। ठीक है। 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया गया। अब हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ आदि में बोली जाती हैं। हिंदी का प्रयोग ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी, राजस्थान की सभी बोलियों के लिए किया जाता है। आपको पता है हिंदी भाषा की 18 बोलियां या उपभाषाएं हैं। जो हिंदी भाषा है ना, देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। बोली जो है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप होती है। ठीक है। भाषा और बोली में ये अंतर है कि बोली जो है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप होती है और जो भाषा होती है वह देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है।
ठीक है। बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक ही रह जाता है और भाषा का जो होता है साहित्य वह लिखित होता है, लिखित रूप से होता है। मुहावरे, लोकोक्तियां, लोकगीत और कथाओं में बोली का जो है संपूर्ण सौंदर्य देखा जा सकता है। जैसे जैसे क्षेत्र जो है बदलता जाता है ना, वैसे वैसे बोली जो है अलग अलग प्रकार से होती है, बोली अपना रूप बदल लेती है। भाषा का क्षेत्र होता है विस्तृत, पर बोली का क्षेत्र होता है सीमित, ठीक है, क्योंकि बोली जो है क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे पूर्वी जो हिंदी है वह अवध में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है। ये जो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी या मगधी हिंदी, यह सब क्या है? यह सब है भारतीय बोलियां जो भारत में ही बोली जाती है लेकिन अलग अलग। जैसे मैथिली, मगधी, भोजपुरी, ये सब क्या है? बिहारी हिंदी है। मारवाड़ी, मालवी, ये सब है राजस्थानी हिंदी, ठीक है। और ये जो पश्चिमी हिंदी है, जो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी यहाँ पे होती हैं क्षेत्र विशेष में, ठीक है। अब है भाषा तथा व्याकरण। भाषा शब्दों की ऐसी व्यवस्था है जो विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है। यह व्यवस्था यदि असंतुलित हो जाए तो शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ नहीं समझे जाते। जैसे भवन, अनार, इसको कहते ही आपके मन में एक इमेज बनी होगी। वो इसलिए क्योंकि आप इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। यदि इन शब्दों का रूप बदल कर लिखा जाए और इनका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो इनका कोई अर्थ ही नहीं होगा। जैसे नवव, ठीक है, नवभ, ना अर, इनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, इसलिए इनकी इमेज आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में आए शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, मोहन नाम का एक बच्चा है, व्यक्ति है, वह कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं जा रहा है बाजार मोहन, तो यही क्या है? ये निरर्थक वाक्य है, इसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? शब्द जो है आगे पीछे हैं। शब्दों के बदलने से वाक्य जो है वह सार्थक और निरर्थक बनते हैं। व्याकरण में वे समस्त नियम सिखाए जाते हैं जिनकी सहायता से किसी भी भाषा को शुद्ध बोला, लिखा और पढ़ा जा सकता है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आप व्याकरण नहीं समझते हैं तो आपको भाषा का ज्ञान होना असंभव है। भाषा आप नॉर्मली सीख जाओगे, लेकिन कहाँ पर किसका उच्चारण कैसा करना है, वाक्य कैसे बनाने हैं, वह आपको नहीं आएंगे। तो भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वह कहलाता है व्याकरण। व्याकरण के होते हैं 3 अंग, ठीक है। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है। वर्ण विचार क्या कहलाता है? वर्ण विचार में वर्णों के आकार, रूप और उनके उच्चारण तथा लेखन की विधि बताई जाती है। सेकंड है शब्द विचार। शब्द विचार में हम क्या करते हैं? शब्द के विभिन्न रूपों, भेद, उत्पत्ति और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है इसका वर्णन किया जाता है। वैसे ही अब है वाक्य। वाक्य में क्या होता है? वाक्य विचार में हम वाक्यों के भेद, वाक्य निर्माण विधि मतलब वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, वाक्यों में कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, यह सब का वर्णन किया जाता है। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया? यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।